गुड आफ्टरनून बच्चों आज हम सभी लोग मंजरी पाठ्य पुस्तक का कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 17 का अध्ययन करेंगे। पाठ 17 वरदान मांगूंगा नहीं एक कविता है जिसे शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखा है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण पद्यांश है उसको करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पद्यांश यहाँ पे है, यह हार एक डैश नहीं। सबसे पहला यहाँ पे पद्यांश दिया गया है, यह हार एक डैश नहीं। इसका संदर्भ इस प्रकार से है। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के वरदान मांगूंगा नहीं नामक पाठ से लिया गया है। ये चैप्टर का जो नाम होता है और जो रचयिता का नाम होता है तथा बुक का जो नाम होता है उसको आप क्या करेंगे, हाईलाइट थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। या स्केच पेन से आप लिख सकते हैं या इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो कॉमा तो आप डालेंगे जहाँ पे जैसे कि सिंगल कॉमा के अंदर इसको लिखना है और उसके जो रचयिता हैं उनको भी एक सिंगल कॉमा के अंदर लिखना है। तो लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के वरदान मांगूंगा नहीं नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जो हैं शिव मंगल सिंह सुमन हैं। अगली हेडिंग डालेंगे प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग में लिखेंगे, कवि ने जीवन को महासंग्राम बताया है। कवि ने क्या बताया है? जो जीवन हमारा है वो क्या है? एक महासंग्राम है। व्याख्या, अगली हेडिंग डालेंगे व्याख्या। व्याख्या में लिखेंगे, कवि कहता है कि जीवन महासंग्राम है। इसमें आने वाली कठिनाइयों से लड़कर उन पर विजय प्राप्त करना ही जीवन है। जीवन सक्रिय है, इसमें हार खाकर रुकना जीवन नहीं कहा जाता है। कवि का शरीर लड़ते हुए भले ही थोड़ा थोड़ा करके घिस जाए परंतु वह किसी की दया नहीं चाहता। उसे कोई वरदान मांगने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा यहाँ पे पद्यांश दिया गया है, स्मृति सुखद डैश नहीं। जो संदर्भ है वो पूर्वत की तरह हो जाएगा। लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के वरदान मांगूंगा नहीं नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे, कवि अपने सुख के लिए और अपनी स्थिति सुधारने के लिए किसी की भी संपत्ति नहीं लेना चाहता है। इससे कविता के माध्यम से, इस पद्यांश के माध्यम से कवि यही कहना चाहता है कि वह अपनी सुख के लिए और अपनी स्थिति सुधारने के लिए किसी की भी संपत्ति नहीं चाहिए। व्याख्या लिखेंगे इस प्रकार से है, कवि कहता है कि वह अपनी टूटी फूटी जर्जर हालात मामूली से निवास घर को सुधारने तथा जीवन में सुखद क्षणों की स्मृति लाने के लिए संसार की संपत्ति की चाह नहीं करेगा। वह तो अपनी स्थिति में ही प्रसन्न है, इस कारण उसे वरदान मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगला पद्यांश है, क्या हार में डैश नहीं। अपनी बुक में ये आप देख लेंगे, ठीक है। संदर्भ जो है उसी प्रकार से हो जाएगा पूर्वत की तरह। प्रसंग में लिखेंगे, कवि कहता है कि जीवन संघर्ष में होने वाली हार से भयभीत नहीं है। कवि ने इस कविता या प्रसंग के माध्यम से यही कहता है कि जो जीवन में संघर्ष है उससे होने वाली हार से वह भयभीत नहीं है, डरा नहीं हुआ है। व्याख्या इस प्रकार से है, जीवन एक संग्राम है जिसमें हार और जीत दोनों होती है। आप जानते हैं जीवन क्या है? एक संग्राम है, एक लड़ाई है जिसमें हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है और ये होना निश्चित है। इस कारण कवि को किसी प्रकार का डर नहीं है। जीवन संघर्ष
करते हुए जीवन में चाहे विजय मिले चाहे पराजय मिले, दोनों एक ही बात के दो रूप हैं। इसलिए कभी को कोई वरदान मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगला पद्यांश यहाँ पे है, लघुता डैश नहीं। संदर्भ पूर्वत की तरह हो जाएगा। प्रसंग में लिखेंगे, कवि कहता है कि उसे अपनी लघुता यानी छोटे, लघुता मतलब बच्चों क्या है, छोटापन, और अपने हृदय की वेदना से लगाव है, वह इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक है, जो हृदय के अंदर वेदना है, कष्ट है, उससे उसको लगाव है, वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। व्याख्या इस प्रकार से है, कवि कहता है कि जो व्यक्ति जीवन संघर्ष में विजयी होकर महान बन गए हैं, वे अपनी महानता बनाए रखें, किंतु उसे अपने लघु रहने में ही आत्मसंतोष अनुभव करने दें, क्योंकि उसे अपनी वेदना से ही लगाव है, उसे वह त्यागने को तैयार नहीं है। वह कोई वरदान नहीं मांगेगा, क्योंकि उसकी कवि को ज़रूरत नहीं है, उसे तो केवल जीवन में संघर्षरत रहना है। नेक्स्ट पद्यांश का संदर्भ से व्याख्या इस प्रकार से है, चाहे हृदय डैश नहीं। संदर्भ पूर्वत की तरह हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के, या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के वरदान मांगूंगा नहीं पहचान पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। प्रसंग इस प्रकार से है, कवि कहता है कि वह हर दशा में अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहेगा, उससे भागेगा नहीं। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि यही कहना चाहता है, जो उसका कर्तव्य पथ है उस पर वह अडिग रहेगा, यानी कि टिका हुआ रहेगा, उससे कभी पीछे नहीं हटेगा। व्याख्या में देखेंगे बच्चों क्या कहता है कवि। कवि कहता है कि लोग चाहे उसके हृदय को जलाएं, अर्थात उसे परेशानियां दें, और चाहे उसे कोसते रहें, अर्थात उसकी भलाई करने के स्थान पर उसके अहित की कामना करे, यानी कि उसके अच्छाई की कामना ना करते हुए उसके अहित की कामना करे, अर्थात इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वह अपने कर्तव्य पथ पर जमकर संघर्षरत रहेगा, और इस रण क्षेत्र में से वह भागेगा नहीं। उसे कोई वरदान मांगने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे जो आपका पद्यांश होता है कंप्लीट होता है। बहुत अच्छे पद्यांश थे, इसलिए काफ़ी कराए गए यहाँ पे, और आपको भी इस कविता के माध्यम से यही सीख लेनी चाहिए कि जो आपको कर्तव्य दिया गया है, कर्तव्य निष्ठा दी गई है, उस पद से आप हटे नहीं, अडिग रहे, उस पर अपने कार्य को करते रहें, चाहे आपको जितने भी संघर्ष क्यों ना करने पड़े। यहाँ पे पहला प्रश्न अभ्यास है, तब देखेंगे सबसे पहले प्रश्न अभ्यास कुछ करके करने को। पहला प्रश्न अभ्यास है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटक निभौरी कटक कटोरी की मैदा से। उपर्युक्त कविता भी शिव मंगल सिंह सुमन जी की ही है। दोनों कविताओं में क्या समानता तथा क्या अंतर है, लिखिए। उत्तर में लिखेंगे समानता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे समानता क्या है दोनों कविताओं के अंदर। तो लिखेंगे दोनों कविताएं आत्मविश्वास और स्वाभिमान से भरी हुई हैं। अंतर क्या है, वरदान मांगूंगा नहीं में कवि ने अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करना चाहता है, जबकि उपर्युक्त कविता में कवि सांसारिक बंधनों में नहीं बंधना चाहता है, बल्कि आज़ाद रहना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे समानता भी बताया गया और अंतर भी बताया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, जीवन महासंग्राम है के समान भाव में की कुछ सूक्तियाँ एकत्र करके लिखिए। तो यहाँ पे कुछ सूक्ति जो आपके इस चैप्टर से दी गई हैं उसको क्या करना है, एकत्र करके लिखना है। जीवन महासंग्राम है तो उसका उत्तर इस प्रकार से है, जीवन एक संघर्ष है। यानी महासंग्राम का मतलब क्या है, जीवन एक संघर्ष है। दूसरी सूक्ति यहाँ पे है, जिंदगी एक संघर्ष है।
तीसरी सूक्ति है जीवन एक युद्ध समान है, विचार और कल्पना से। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। कभी दया की भीख नहीं लेना चाहता, इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे कभी दया की भीख नहीं लेना चाहता। इससे कवि के स्वाभिमानी स्वभाव का पता चलता है। प्रश्न नंबर दूसरा है यह भी सही वह भी सही का प्रयोग किन परिस्थितियों के लिए किया गया है। तो उत्तर में लिखेंगे जीवन संग्राम में संघर्षरत रहना ही मनुष्य का कर्तव्य है। इसमें विजय भी होती है और हार भी, दोनों ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रश्न नंबर 3 है कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक वरदान मांगूंगा नहीं क्यों रखा गया होगा तथा इस कविता के क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि जो चैप्टर दिया गया है ये जो शीर्षक दिया गया है इस चैप्टर का, वरदान मांगूंगा नहीं क्यों रखा गया है, और आपको ये भी बताना है कि इसके अलावा कौन कौन से भी शीर्षक हो सकते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कविता के मूल भाव से कवि के स्वाभिमानी और आत्मविश्वासी होने का पता चलता है, और ऐसे पुरुष हर कार्य अपनी ताकत पर करते हैं। वे किसी के आगे झुककर या मांग कर अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं। इसलिए ही इस कविता का शीर्षक वरदान मांगूंगा नहीं रखा गया होगा। इससे के शीर्षक हो सकते हैं जीवन संग्राम या स्वाभिमान। इसके दो अन्य शीर्षक कौन कौन से बच्चे हो सकते हैं, एक तो जीवन संग्राम हो सकता है, दूसरा हो सकता है स्वाभिमान। अब कुछ प्रश्न यहाँ पे कविता से हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो पहला पंक्ति यहाँ पे दी गई है कभी तिल तिल मिट जाने के बाद भी किस बात के लिए तैयार नहीं है। उत्तर में लिखेंगे कभी कहते हैं कि जीवन रूपी संग्राम में हमारा शरीर भले ही थोड़ा थोड़ा करके घिस जाए, लेकिन वह फिर भी किसी से दया नहीं चाहता है। अगला प्रश्न है लघुता ने अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। संघर्ष पथ पर चलते हुए कवि का संकल्प यह है उन्हें इस पथ पर चलते हुए जो भी मिलेगा, चाहे वह दुख हो या सुख हो, हार हो या जीत हो, जीवन हो या मृत्यु हो, वे सब कुछ स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ईश्वर से वरदान नहीं मांगेंगे। अगली पंक्ति यहाँ पे दी गई कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं। इसका आशय इस प्रकार से है कर्तव्य पथ के विषय में कवि का दृढ़ संकल्प यह है कि चाहे उसके हृदय को कितनी भी पीड़ा क्यों ना पहुँचाई जाए, चाहे उन्हें कितनी ही अभिशापों को क्यों ना झेलना पड़े, लेकिन वे अपने कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटेंगे। अर्थात उन्हें रोकने के लिए चाहे उनके साथ जो कुछ किया जाए, वे अपने कर्तव्य को हर हाल में निभाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है कविता में जीवन को महासंग्राम क्यों कहा गया है, उसका उत्तर लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे कविता में जीवन को महासंग्राम इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कठिनाइयों पर संघर्षरत रहकर उन पर विजय प्राप्त करने का भाव होता है। भाषा की बात। पहला प्रश्न है इस कविता में एक पंक्ति है, कौन सी, क्या हार में क्या जीत में। इसमें एक ही पंक्ति में हार और जीत दो परस्पर विलोम शब्द आए हैं। आप भी कुछ ऐसी पंक्तियाँ बनाइए जिसमें दो परस्पर विलोम शब्द एक साथ आए हों, जैसे कि क्या सुख में क्या दुख में। तो बच्चों इस चैप्टर के माध्यम से आपको देखना है, जैसे यहाँ पे दो शब्द दिए गए हैं, दो परस्पर विलोम शब्द दिए गए हैं, उसको आपको छाट कर अपनी कॉपी में नोट करना है, लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक दिया गया था, आपके सामने ही दिया गया है, हार में क्या जीत में। दूसरा और भी बता दिया गया, सुख में क्या दुख में। उसी प्रकार से यहाँ पे कई शब्द हैं जिसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। पहला है क्या खुशी में क्या गम में। दूसरा क्या ऊपर क्या नीचे। तीसरा है क्या आगे क्या पीछे। चौथा है, ये सब क्या है, परस्पर विलोम शब्द हैं, इसको ध्यान में रखना है। क्या लेने में क्या देने में। पांचवा है क्या रहने में क्या जाने में। छठा है क्या आनंद में क्या अंदर में क्या बाहर में। प्रश्न नंबर अगला है
किन परिस्थितियों में कभी अपने कर्तव्य पथ से हटना नहीं चाहता है? तो उत्तर इसका हो जाएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक सही है, उसको ही लिखना है। तो पहला इसका जो ऑप्शन होगा वो इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हृदय को ताप एवं अभिशाप प्राप्त होने पर वह कभी अपने कर्तव्य पथ से नहीं हटना चाहता है। चाहे जितना उसके हृदय में ताप हो या अभिशाप प्राप्त हुआ हो, वो अपने कर्तव्य पथ से नहीं हटेगा। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है बच्चों। आप सब लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद, जैसा कि शुरुआत से हम बताते आए हैं, इसका फ़ोटो खींचने के बाद अपने जो आपके स्कूल के जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर आप सेंड करेंगे। वहाँ से आपके टीचर्स को चेक करेंगे, पुनः आपको सेंड करेंगे। और आप इसको लिख कर ही रखिएगा, नहीं इसको आप नोट याद भी करते रहिएगा। जो आपके अगर भविष्य में पेपर होते हैं तो कहीं ना कहीं यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे आपको पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हैं जो आपके परीक्षा होगी उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आपके जीवन के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही उपयोगी है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए।